हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, जो कि आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 6 सेमेस्टर में है। एंड अगर आप लोग अदर यूनिवर्सिटीज में होगे तो हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये किसी अदर सेमेस्टर्स में हो, ठीक है। बट दोस्तों सिलेबस सबका सेम होता है, सब्जेक्ट भी सबका सेम होता है, बस सेमेस्टर में आगे पीछे होता है। तो देखे ना, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसके हिसाब से सब्जेक्ट को मैच करिए ना। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ये आपका जो सब्जेक्ट है ये बीकॉम के 6 सेमेस्टर में है, ठीक है। एंड दोस्तों ये सब्जेक्ट आपके एमकॉम में भी आता है, तो वहां पे भी आपको ये काम आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एमकॉम का अगर कोई बच्चा है सेमेस्टर का तो उसको अलग से पढ़ना होगा, उसके लिए भी सेम ही सिलेबस होता है, ठीक है। चलो, ये है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब दोस्तों सिलेबस क्या है, यहाँ पे एक बार सिलेबस आप लोग देख लो, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड दोस्तों ये आपके चैप्टर्स के नाम है जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है। चलो अब दोस्तों यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे अपना चैप्टर स्टार्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है, समझो बात को। देखो होता क्या है, बिजनेस के अंदर जब अकाउंटिंग पूरी हो जाती है, अकाउंटिंग के बाद में जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं अच्छे से कंपनी को चलाने के लिए। तो वो जो डिसीजन कंपनी लेती है उसी को कहा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कंपनी बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करती है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, कंपनी को अच्छे से रन करने के लिए जितने भी डिसीजंस कंपनी लेती है, ठीक है, किस बेसिस पे लेती है, उसी को कहा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब दोस्तों इन टुडे कॉम्पिटिटिव बिजनेस, आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में बिजनेस मैनेजर नीड्स टू मेक टाइमली एंड स्मार्ट डिसीजंस। एक मैनेजर को समय पे और स्मार्ट डिसीजंस लेना पड़ता है बिजनेस को चलाने के लिए, टू इंश्योर कंपनी सक्सेस, की कंपनी भैया सक्सेसफुल रहे, वरना होगा क्या, कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। गुड डिसीजंस हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो। अगर अच्छा डिसीजन लेंगे बिजनेस के अंदर तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। स्टे अहेड ऑफ कंपटीटर्स एंड स्ट्रेंथ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कंपनी के अंदर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब हो जाएगी और कंपनी अपने कंपटीटर से कमजोर भी हो जाएगा, ठीक है। अ वेल मैनेज बिजनेस नॉट ओनली रन एफिशिएंटली। अगर बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया जाए तो वो एफिशिएंटली तो चलेगा ही चलेगा, साथ में वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके स्टेक होल्डर्स की, उनको भी पूरा करेगा। यानी कि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, आपके कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, देखो एक कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कंपनी का ओनर, क्रेडिटर, बैंक्स, गवर्नमेंट। तो जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। तो जिसको भी कंपनी से बेनिफिट होगा वो क्या करेगा, वो चाहता है कि कंपनी अच्छे से काम करे। अच्छे से काम तब करेगी जब कंपनी के अंदर मैनेजर सही से डिसीजन लेंगे, टाइम पे डिसीजन लेंगे और कंपनी को अच्छे से रन करेंगे, ठीक है। फॉर डिसीजन टू बी इफेक्टिव, सही डिसीजन लेने के लिए एंड काम का डिसीजन लेने के लिए दे मस्ट बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। तो भैया डिसीजन आप कब लोगे, एक कंपनी को चलाना है, डिसीजन कब लोगे, जब आपके पास में सही से सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन आएगी ना। कंपनी का डेटा, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सबको देख के ही तो डिसीजन लोगे ना, कि तुक्के में डिसीजन ले लोगे। तो भैया एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपके पास में सही समय पे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। इफ अ मैनेजर मेक्स डिसीजन विदाउट द राइट इंफॉर्मेशन, अगर एक मैनेजर बिना सही इंफॉर्मेशन के डिसीजन लेगा, देयर इज ए हाई चांस ऑफ फेयर, हो सकता है कि चीजें खराब हो जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई एवरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, आप इसको पूरा समझियो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। ओके, एट डिफरेंट लेवल बाय प्रोवाइडिंग, जिससे कि हमको काम की इंफॉर्मेशन बिजनेस की मिल सके, बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। तो यानी कि अभी तक हमको ये समझ में आया कि बिजनेस के अंदर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं ना वो बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से लेते हैं, और बिजनेस की इंफॉर्मेशन सही समय पे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया बिजनेस को कैसे अच्छे से मैनेज किया जाए, ठीक है, इसी की अकाउंटिंग की जाती है जिसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं मीनिंग के बारे में कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज विच इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर। तो भैया इसका दूसरा नाम भी देख लो यहाँ पे, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे
क्वांटिटेटिव हो। अब ये क्या होता है, चाहे वो नंबर्स वाली इंफॉर्मेशन हो चाहे वो बिना नंबर्स वाली इंफॉर्मेशन हो। अकाउंटिंग में हम लोग उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करते हैं जो नंबर के फॉर्म में होती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मनी वाली इंफॉर्मेशन हो या विदाउट मनी, क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो वही बोला है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, चाहे वो क्वालिटेटिव हो यानी वो इन्फॉर्मेशन जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होती है, या फिर क्वांटिटेटिव हो वो इन्फॉर्मेशन जो नंबर्स के फॉर्म में होती है, उसको क्या करना, कलेक्ट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करते हैं, दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बिजनेस के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं वहां से। ठीक है, सच एज कि भैया कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, वहां से कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग होता है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होता है, एक्सेट्रा। तो कंपनी बहुत सारी अकाउंटिंग करती है, तो जहां जहां से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको इकट्ठा करना पहला काम होता है। ठीक है, उसके बाद में सेलेक्टिंग द इम्पोर्टेंट वन आउट ऑफ टोटल, उनमें से जो भी चीजें हमारी काम की हैं उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं उन इन्फॉर्मेशन में से, एंड एनालिसिंग दम, उसका एनालिसिस करेंगे देम विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स। अब यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आई होगी, कुछ भैया कॉस्ट अकाउंटिंग में से आई होगी, कुछ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में से आई होगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है उन इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करना, उनको देखना और अच्छे से समझना, और अच्छे से समझने के लिए कुछ टूल्स बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करना। अगर आप क्लास 12th में होगे, जो कि ऑलरेडी आप हो गई होगे, क्लास 12th में आपने एक अपने अकाउंटिंग में पार्ट 3 पढ़ा होगा जिसका नाम होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि अपने अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जिसके ये कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे चैप्टर्स क्या करते थे, ये सारे चैप्टर्स आपको अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को और अच्छे से समझने में मदद करते थे। तो भैया मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके आगे वही सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो यानी कि कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो आपका, ठीक है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ये सारे टूल्स होते हैं जिससे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को और अच्छे से एनालिसिस यानी समझा जा सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग फॉर मैनेजर बोलते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं वेरियस सोर्सेज से। सोर्सेज कौन कौन से हैं देख लो, उसका एनालिसिस करते हैं एंड बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, एंड देन पास वन टू मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट को पास कर देते हैं, यानी कंपनी के पास में वो डेटा आ गया। ठीक है, फॉर टेकिंग डिसीजन, अब कंपनी के जो मैनेजर्स लोग होंगे, जो टॉप लेवल के लोग होंगे, वो इसी डेटा के हिसाब से क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के हित को ध्यान में रखते हुए, एंड पार्टीज इंटरेस्टेड इनटू इट। देखो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना उसका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको नहीं पता है ना, कितना भी पढ़ लो आपको यट्टा मारना पड़ जाएगा। ठीक है, इसी चीजों को समझने की कोशिश किया करो। तो भैया अब हमको समझ में आ गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। अगर बात की जाए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। कहाँ से करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से, जहां जहां से डेटा मिल सकता है उसको इकट्ठा करते हैं। और ध्यान रखना, चाहे वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हो, दोनों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में बहुत सारे टूल्स होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स, मैंने बताया था ना, टूल्स एंड टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो दोस्तों वो कौन से टेक्निक्स हैं, ठीक है, मैं बता दूं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उनका इस्तेमाल करके उसका एनालिसिस करते हैं, एंड जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो मैनेजमेंट के पास में पास कर देते हैं। मैनेजमेंट इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके कंपनी में डिसीजन लेता है और कंपनी को अच्छे से चलाता है, और जितने भी लोग कंपनी से अटैच हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, यानी जो भी डिसीजन लेंगे उसे किसी को नुकसान ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब दोस्तों ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आते हैं। चलो या अब आगे आते हैं, अब सिंपल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भैया थोड़ा सिंपल मीनिंग भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, अब भैया क्या चीज कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को, कौन सी, क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसको यूज करना फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जिसकी मदद से मैनेजर एक अच्छा बिजनेस डिसीजन ये पाएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, इट हेल्प्स इन, ये हमको प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, कॉस्ट में, एंड अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, एग्जांपल दिया आपके सामने, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अ कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू, एक कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है,
देन मैनेजमेंट अकाउंटेंट बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेगा, ठीक है, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, कितना एक्सपेक्टेड सेल आएगा, कितना कंपटीटर का प्राइसिंग है, यानी कि अगर वो सामान आपका कंपटीटर बना रहा है तो उसका क्या दाम है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसको प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना है, एंड वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, नेचर क्या है, फीचर क्या हो, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, ठीक है, एग्जाम में लिखने की आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों पहला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजर टू मेक्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, यानी कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा होते हैं, यानी नंबर्स वाले डेटा, एंड वो डेटा जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, उनका इस्तेमाल करके उनको एनालिसिस करके अच्छा डिसीजन लेना, ठीक है। अब दोस्तों पहला होता है फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि पहला क्या आपका फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो फ्यूचर को ध्यान में रख के लेंगे, क्या करेंगे, फ्यूचर को ध्यान में रख के लेंगे, ठीक है। फोकस ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू हेल्प्स इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, कंपनी के अंदर हम लोग डेटा इकट्ठा क्यों करते हैं कि फ्यूचर में जो भी हम लोग डिसीजन है वो अच्छे से ले सके, ठीक है, ये हो गया। यूज टूल, हम लोग कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे चैप्टर्स हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, सब कुछ आपको आगे पढ़ना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट जब आएगा तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों डिपेंड ऑन मैनेजर स्किल, यानी कि कितना अच्छा डिसीजन हम ये पाएंगे ये मैनेजर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नो फिक्स्ड रूल, कोई नियम नहीं बताया गया है, ठीक है। डिसीजंस रिलाई ऑन मैनेजर एक्सपीरियंस नॉलेज एंड जजमेंट, यानी कि डेटा आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई, अब जब डिसीजन लेना है तो एक मैनेजर कितना एक्सपीरियंस बंदा है उसके हिसाब से डिसीजन होगा ना, तो भैया जो भी डिसीजन है वो मैनेजर के स्किल के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, अब होता क्या है फायदा कि डेटा आ गया है, इंफॉर्मेशन आ गई है, तो जो भी आप डिसीजन होगा ना वो लॉजिकल होगा, ठीक है। ये लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा क्योंकि आप डेटा को एनालिसिस करने के बाद में डिसीजन ये है वो, इसीलिए वो क्या होगा, लॉजिकल डिसीजन होगा, ठीक है। फिर सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आई थी उसमें से आपने इंफॉर्मेशन को छाटा है जो आपके काम की है, तो जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है वो सेलेक्टिव है, बेफालतू की इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली काम की रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विद मैनेजर्स, यानी कि जो भी काम की इंफॉर्मेशन होगी वही मैनेजर के पास में आएगी, बेफालतू की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, वरना वो बेफालतू का बर्डन हो जाएगा काम से, ठीक है। अ टूल नॉट अ डिसीजन मेकर, यानी ये एक टूल है, तरीका है, इसको डिसीजन मेकर नहीं बोलते हैं, यानी कि अकाउंटिंग फॉर मैनेजर या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल है जिसकी मदद से डिसीजन लेते हैं, बट केवल डिसीजन लेना ही एक काम नहीं होता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन बट डज नॉट मेक डिसीजन इटसेल्फ, यानी ये आपको केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करेगी, गाइड करेगी, डिसीजन तो आपको खुद, ये तो डिसीजन नहीं लेगी ना, एक मैनेजर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसीजन लेगा, ठीक है, ओके। फिर यूज ऑफ एनालिटिकल टूल, यानी कि बहुत सारे टूल्स अदर एनालिटिकल जिसमें दिमाग खर्च करने पड़ते हैं वो सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, ठीक है, सेलेक्टिंग यूजफुल डेटा, देखो जब डेटा होगा तो स्टैट्स भी आएगा, स्टैट्स जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन नंबर्स के फॉर्म में होती है तो वो भी यूज कर सकते हो। हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि चीजों को प्लानिंग करना कि हमको क्या करना है, चीजों को कंट्रोल करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद करता है। असिस्टिंग फ्यूचर में क्या गोल होगा हमारा, अपनी परफॉर्मेंस क्या होगी उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, जो भी दिक्कत है उसको ठीक करना, ये सारे काम हो गए, ठीक है। तो ये आपका फीचर हो गया आपका, ठीक है। अब दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, क्या होता है, सिद्धांत, यानी कि नियम कह लो, यानी जब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो तो ये सारे नियम को ध्यान में रखना। तो पहला आपका है बिजनेस एंटिटी, क्या बोल रहा है, बिजनेस एंटिटी, द बिजनेस इज द सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, एक बिजनेस अपने ओनर से अलग होता है, मैनेजर एंड स्टेक होल्डर, डिसीजन आर मेड ओनली फॉर बिजनेस, हमको डिसीजन केवल बिजनेस के लेना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, यानी जब भी डिसीजन लो तो आप बिजनेस को ध्यान में रखकर डिसीजन लो, किसी और चीज को ध्यान में मत रखो। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी ओवर सब्जेक्टिविटी, यानी कि रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, यानी कि अपना पर्सनल बायसनेस मत घुसाओ, जो भी चीजें सही हैं सही डिसीजन लो, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, पर्सनल प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपना पर्सनल चीजें मत घुसाओ, आपका लॉजिकल सही और ऑब्जेक्टिव ठोस और कठोर डिसीजन जो लेना पाए तो, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड परमानेंसी, यानी कि जो भी चीज को फॉलो करो वो कंसिस्टेंट है, बार बार चेंज मत करो,
मेथड्स एंड प्रोसीजर शुड बी रिमेन सेम अनलेस अ चेंज इज नेसेसरी, यानी कि किसी चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है चेंज करना है तब करो, जबरदस्ती का चेंज मत करो, चीजों को कंसिस्टेंट रखो। एग्जांपल, इस अगर आपने डेप्रिसिएशन का WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल किया है तो आगे साल आप उसको चेंज मत करो, अगर आपको लगता है कि चेंज करने की जरूरत है तब करो, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जितना भी आपका कॉस्ट है उसको क्लासिफाई करो। कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो भैया एक्सपेक्टेड कौन से हैं, कंट्रोलेबल कौन से हैं, अनएक्सपेक्टेड कौन से हैं। जैसे कि यानी कि ये जो नॉर्मल कॉस्ट होती है ना वो एक्सपेक्टेड होती है एंड इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और एबनॉर्मल कॉस्ट जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसे चोरी हो गया, कोई डिजास्टर हो गया। तो देखो सिंपल सी बात है, आप कॉस्ट को, खर्चे को क्लासिफाई करो कि कौन सा खर्चा कौन सा है, ठीक है। कौन से आपके नॉर्मल खर्चे हैं, कौन से एबनॉर्मल खर्चे हैं, उसको क्लासिफाई करो, जिससे आपको पता चलेगा। क्योंकि खर्चा अगर क्लासिफाई करो तो डिसीजन लेने में क्या होगी, आसानी होगी ना, और कंट्रोल भी कर पाओगे। फ्लेक्सिबिलिटी ओवर रिजिडिटी, यानी भैया चीजों को फ्लेक्सिबल रखो, ज्यादा कठोर मत रखो, ठीक है। अकाउंटिंग मेथड शुड बी अडेप्टेबल टू चेंजिंग सिचुएशन, यानी कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो उसके हिसाब से अकाउंटिंग के तरीकों को भी चेंज करो, ये नहीं कि जैसा है वैसे ही करते रहो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी सरप्लस, सिस्टम शुड ओनली बी यूज इफ दे रिमेन बेनिफिशियल टू बिजनेस, यानी कि तभी आपका सिस्टम काम आएगा जब आपके लिए वो यूजफुल होगा। यानी आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करो कि बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। सब कुछ क्यों करो आप लोग कि बिजनेस अच्छे से चाहिए, अच्छे से चाहिए तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, फोकस ऑन एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम प्लान परफॉर्मेंस, यानी कि देखो इसका मतलब होता है अगर ऐसा कोई चीज है जो आपको दिक्कत देती है, यानी दूसरों से हट के काम करो, ठीक है। फोकस ऑन एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट डेविएशन, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको दिक्कत दे रही है तो उस पर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा ध्यान दो, जिससे वो चीज आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। ये हो गया। फॉरवर्ड लुकिंग, इसमें हम लोग हमेशा आगे के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या करना है। हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर की प्लानिंग करना, बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचना। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि भैया बिजनेस में जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूज करना, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर दोस्तों रिलायबल इंफॉर्मेशन, डेटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, यानी जो भी डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे वो ऑथेंटिक सोर्स से आना चाहिए, कहीं से भी डेटा मत उठा लेना, ठीक है। ओके। कॉस्ट नेचर, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, यानी कि ये कंफर्म करियो कि कौन सी कंट्रोलेबल खर्चे हैं, कौन सी अनकंट्रोलेबल खर्चे हैं, कॉस्ट लागत, ठीक है। जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्रूडेंस, यानी कि अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी कि पॉसिबल जितने भी पॉसिबल लॉसेस आपको लगता है कि फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं उसको रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उसको भैया इग्नोर करो, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉसेस होने के चांसेस भी हैं तो उसको पहले से रिकॉर्ड करके रखे हो। तो यानी कि जब भी आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करोगे तो इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना, ये सारे प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, नियम है, इन नियम को ध्यान में रखना कि बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे बायसनेस नहीं होगा, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, खर्चों को बांट दो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रॉफिट पे ध्यान दो, एक्सेप्शन बेफालतू की चीजों पे, कठिन चीजों पे ध्यान दो, फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्टिमम यूज, रिलायबल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट नेचर, प्रूडेंस, ठीक है। यानी केवल फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को ध्यान में रखो, उसको रिकॉर्ड करो, एंड अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको छोड़ दो, जब होगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने जाए टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों ये टेक्निक्स एंड टूल्स आपने अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो आगे इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे बस उसका ओवरव्यू देंगे। तो यानी कि ये वो सारे टेक्निक्स हैं, ये वो सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डेटा को, यानी कि मान लो कंपनी का डेटा है, कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो भैया उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी उसको और अच्छे से समझने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके। अब दोस्तों पहला है कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट? ये क्या होता है, कन्वर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम इनटू परसेंटेज, यानी जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है, बैलेंस शीट होता है, जो भी ये होता है ना, उसको हम लोग डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हम आसानी से कंपैरिजन कर सकें। एग्जांपल के तौर पे 2024 में मेरा प्रॉफिट था 20% एंड 2025 में मेरा प्रॉफिट है 27%। तो 7%, अब जब हमने क्या किया, डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट होने से हमको कंपैरिजन करने में आसानी हो गया। मान लो प्रॉफिट था क्या बोलते हैं 110 करोड़, ठीक है, 2024 में, और प्रॉफिट भाई क्या आपका हो गया 210 करोड़।
तो अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो उससे फायदा क्या होगा दोस्तों, आपको फायदा ये होगा कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो कॉमन साइज क्या करता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कंपैरिजन करने में आसानी होती है और जिससे आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो और सही डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, एग्जांपल, इफ अ मशीनी इज 1 लाख एंड टोटल एसेट इज 10 लाख, तो मशीनी 10% है आपके टोटल एसेट्स का। इससे आपको कंपैरिजन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो यानी कि देखो ये अब इससे इंसान डिसीजन ले पाएगा ना, अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाएगा। दूसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये क्या करता है, कंपेयर, ये क्या करेगा, 2-3 साल के डेटा को आगे बगल लिख देगा। एग्जांपल, ये आपके 2024 का डेटा है, ये 2025 का डेटा है। अब ये हम अगर आसपास लिख देंगे तो कितनी एसेट्स है, मानो एसेट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि एसेट्स क्या हो गई, एक घट गई है। तो अगर बगल हम कंपैरिजन कर पाते, परसेंटेज के फॉर्म में नहीं, डेटा के फॉर्म में। ठीक है, तो और कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि कितना घटा और कितना बढ़ा, इसको भी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो दोस्तों कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर 2 ईयर्स, 2 साल के डेटा को। ठीक है, तो इसमें कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, कितना इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस के ऊपर, ये कंपेयर कर पाते हैं। तो कॉमन साइज हो गया, कंपैरेटिव हो गया। तो इसका यूज करके डिसीजन लेने में आसानी होती है। अच्छा, एसेट्स इतनी बढ़ गई, अच्छा लायबिलिटी इतनी घट गई, ये चीजें। ठीक है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो भैया कंपेयर नहीं करोगे तो नुकसान तो आपका होगा ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तीसरा है रेशियो एनालिसिस। क्या है रेशियो एनालिसिस, यूज फाइनेंशियल। अब देखो कंपनी, आपने अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा ना, जिसमें बहुत सारे रेशियो होते हैं। ठीक है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिससे हमको कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो आपका रेशियो भी क्या है, एक टूल है जिससे हम लोग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी को पता करते हैं। ठीक है, फिर ट्रेंड एनालिसिस करते हैं हम लोग। ये क्या होता है, पैटर्न को पता करते हैं कि क्या चीज बढ़ रहा है, क्या चीज घट रहा है, क्या चीज स्टेबल है। फाइनेंशियल डेटा से फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, यानी कि कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग बैलेंस शीट जो भी है, उसको हमें पता करते हैं कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है हर साल के कंपैरिजन में कि घट रहा है, कि क्या बोलते हैं स्टेबल है। तो उससे हमको फ्यूचर में डिसीजन लेने में हेल्प होता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसका अलग से बनाते हैं स्टेटमेंट। बिजनेस के अंदर 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो अलग से पता करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि हमारा कंपनी का सिचुएशन अच्छा है कि खराब है। ठीक है, फिर दोस्तों फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये क्या होता है, एनालाइजिंग हमारे वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि पिछले साल हमको बिजनेस को चलाने में कितना पैसा यूज हुआ था, इस साल कितना यूज हो रहा है। तो कंपैरिजन करने में आसानी होती है, फंड फ्लो हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे हमको क्या कहते हैं, हमको किसी भी सामान का कॉस्ट को फिक्स करने में आसानी होती है। एग्जांपल, सेट कॉस्ट, यानी ये एक बेंचमार्क सेट करता है कि मटेरियल का खर्चा इतना होगा, मजदूर का इतना होगा, खर्चे इतने होंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसी भी सामान के खर्चे को फिक्स करने में मदद करता है। ठीक है, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, इससे हम क्या कर पाएंगे, अपनी अब हमने इतना स्टैंडर्ड बना कि इतना खर्चा होना चाहिए, हमने काम किया, खर्चा ज्यादा हो गया, तो कंपैरिजन करने में मदद मिलेगी। ठीक है, और हम लोग सही एक्शन ये पाएंगे, सही डिसीजन ये पाएंगे। बजटरी कंट्रोल, हम लोग क्या कहते हैं, बजट बना के कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सेट्स बजट फॉर वेरियस एक्टिविटी, हर काम के लिए बजट बना देंगे, फिर काम करेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ। ठीक है, ये भी हो गया। मार्जिनल कॉस्टिंग, कंसिडर ओनली वेरिएबल कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी हम लोग जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो खर्चे जिनको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग केवल वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, हेल्प टू डिटरमाइन, इससे हमको ब्रेक इवन पॉइंट पता चलता है कि बिजनेस का ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। आप सोचो, अगर आपको पता है कि आप इतना काम करोगे तो अपने ब्रेक इवन पे होगे, यानी कि ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, तो हमेशा आप ब्रेक इवन पे तो होना चाहोगे ना, उससे ऊपर ही होना चाहोगे, नीचे तो नहीं होना चाहोगे, लेकिन ये पता तो होना चाहिए ना। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग से पता चलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये क्या होता है, इवैल्यूएट्स मैनेजर बेस्ड ऑन असाइंड टास्क। ठीक है, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको काम दिया गया था, उसने काम किया कि नहीं किया, इसको चेक करना। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है जिससे उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम लोग पढ़ने चाहें इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो
यूजेस कह लो, मेरिट कह लो, पर्पस कह लो, एडवांटेज कह लो। तो यानी कि इसका पहला फायदा क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग, आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे क्योंकि आपके पास में डेटा बहुत सारा है और सही डिसीजन ले पाओगे, अच्छा डिसीजन। दूसरा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि आप जो भी चीज खराब हो रही है उसको प्लानिंग कर रहे हो, चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा बिजनेस का, अच्छा डिसीजन, अच्छे से बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो भी आपका फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो और मजबूत होगी क्योंकि आप इतना एनालिसिस कर चुके हो कि जहां भी समस्या है उसको पहले से ही ठीक करने पे लग जाओगे, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, खर्चे भी कंट्रोल करोगे, जो भी सामान बेचोगे उसका प्राइस क्या होगा, कंपटीटिव, क्योंकि आपने इतना अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है कंपटीटर के दाम को भी। हाई, आपका रेवेन्यू भी ज्यादा हो जाएगा, बिजनेस का ग्रोथ होगा, बिजनेस आप मॉडर्नाइज कर पाओगे, ठीक है। फिर मोर जॉब, लोगों को ज्यादा नौकरी दे पाओगे, पॉवर्टी भी, गरीबी भी कम होगी, आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जीने रहने खाने पीने का तरीका और इंप्रूव करेगा, अच्छी जिंदगी जियोगे, ठीक है। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी, अच्छे से कंपनी चलेगी तो देश का ही तो फायदा होगा ना, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, चीजों का अच्छे से इस्तेमाल होगा, आपकी काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, आपके बिजनेस का अच्छा काम, अच्छा बिजनेस, अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट, गुडविल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी क्या हो जाएगा, कस्टमर को अच्छा सर्विस मिलेगा, अच्छी कंपनी है, अच्छा डिसीजन लेती है तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इंप्रूव टीम वर्क, टीम को भैया मिल के काम करेगी। एंड इनहांस कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेट होगा और बिजनेस में सही डिसीजन सही टाइम पे होगा। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी अब देखो ये स्कोप होता क्या है, समझो बात को। स्कोप का मतलब होता है कि दोस्तों जितनी भी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है ना, सब कुछ उसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, ये बहुत सारी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है जिससे मैनेजर को मदद मिलती है सही डिसीजन लेने में। तो भैया क्या क्या चीजें आती है, पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो पता ही होगा ना, ठीक है। रिकॉर्ड्स, उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो उसका एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इससे हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा मिलते हैं जिससे हम डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितना खर्चा हुआ, कितना वेरिएबल, कितना फिक्स, कितना सारे खर्चे होते हैं, हमको वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, प्रिपेयर बजट्स एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू प्लान इफेक्टिवली, भैया हम लोग बजट बनाते हैं जिससे फ्यूचर में कितना खर्चा करना हमको ये पता होता है, ठीक है। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम इंश्योर टाइमी एंड एक्यूरेट शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इसका काम क्या होता है कि सही समय पे इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए जिससे कि सही टाइम पे सही डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग, कि कितना टैक्स देना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, टैक्स सही से दिया गया कि नहीं दिया गया, ये सब कुछ चेक करना। यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आती है कि कंपनी ने इतना टैक्स पे कर दिया इस साल, ज्यादा टैक्स क्यों पे कर दिया, कम करना चाहिए था, इसको बचा सकते थे, तो ये सब कुछ भी करना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कि जो भी इंप्लॉयज है उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनकी सीआईए, उनका ट्रेनिंग खर्चा, उनका एक्सपर्टाइज वैल्यू, क्योंकि यहाँ से कंपनी को बहुत, क्योंकि कंपनी देखेगी ना, कंपनी को पैसा बचाना है, अगर ज्यादा खर्चा हो रहा होगा और रिकॉर्ड करेंगे तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन से हम डिसीजन ले पाएंगे ना कि कंपनी के एम्प्लॉयज की टीम में ज्यादा खर्चा हो गया है, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है, स्टेटमेंट, उसका एनालिसिस करना टूल से, वही जो पढ़े थे, ये सीओ, ट्रेंड, ब्रेक इवन, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अपने हिसाब से, अपने दिमाग का यूज करके डिसीजन लेना, यानी आपके सामने डेटा है, आपने उसका एनालिसिस किया, जो चीज जैसी थी उसको देख के समझ लिया, अब आप देख के अपना दिमाग खर्च कर है, अच्छा प्रॉफिट इतना बढ़ गया, अच्छा लॉस इतना घट गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ओके। फिर ऑडिट, हर चीज को चेक करना कि सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है, हर चीज को, उस सब चीज की एक्यूरेसी को चेक करना। फिर एंडिंग में इंटरनेट एंड मीडिया सोर्सेस, यूज ऑनलाइन एंड प्रिंट मीडिया टू स्टे अपडेटेड ऑन इकोनॉमिक एंड बिजनेस ट्रेंड्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, कि भैया देश दुनिया में क्या चाहिए उसको ध्यान में रखो जिससे अपने बिजनेस के अंदर सही डिसीजन सही टाइम पे आप ले सको, ठीक है। फिर दोस्तों डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बड़ा है दोस्तों, तो ये खत्म अभी एक पार्ट में नहीं होगा, हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है, वरना आपके ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का खत्म हो चुका है। अब डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग पाएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर ज्यादा पढ़ोगे तो आपके ये बर्डन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, कोई डाउट कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एंड अगर आप लोग बीकॉम के सेमेस्टर्स में हो, तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से,
तो आप लोग हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, जहां पे आपको इसी तरह से अच्छे और सिंपल नोट से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही सिंपल तरह से। एंड आपको जितने भी दिक्कत एग्जाम में लिखने में दिक्कत है, प्रीवियस ईयर पेपर, अच्छे नोट्स, अच्छे वीडियोस लेक्चर, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग के कोर्सेज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे एग्जाम में 80 to 90% क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। तो ये सब कुछ आपको बैचेस में मिलेगा। बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अभी ज्वाइन करो, बाद में पछताओगे। 6 सेमेस्टर है, अच्छा मार्क्स लेके आ जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। बैचेस की इन्फॉर्मेशन की ऐप को डाउनलोड कीजिए, टीम को कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।